क्या पढ़ना है? अच्छा, केमिस्ट्री शुरू हुआ था। क्या पढ़ाए थे पिछले दिन? लास्ट। अच्छा, ठीक है। तो पढ़े थे हम लोग पिछले दिन पदार्थ के बारे में। माइक में आवाज़ दीजिए बरजेश जी, माइक में आवाज़। गाना सुनते रहते हैं क्या आप हेडफोन लगा के? अच्छा, क्लास ले रहे, माइक में आवाज़ दीजिए। तो पेन वहाँ है, पेन लगी तो केमिस्ट्री है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन हम लोगों ने कल कर लिया था मैटर का। फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा था मैटर के 5 अवस्थाओं के बारे में, जिसमें पहला था सॉलिड। तो सॉलिड उसे कहते हैं जिसके पास आयतन और द्रव्यमान दोनों निश्चित हो। ठीक है, क्या क्या निश्चित हो? आयतन और द्रव्यमान, उसको कहते हैं ठोस। लिक्विड उसे कहते हैं जिसका द्रव्यमान क्या हो, शेप क्या हो, फिक्स की अनफिक्स? अनफिक्स। और द्रव्यमान उसका फिक्स हो। और गैस किसे कहते हैं? जिसका दोनों अलग अलग हो। ठीक है, अनफिक्स्ड शेप एंड अनफिक्स्ड वॉल्यूम। पीछे का लाइट जला दीजिएगा जी उधर का। दोनों क्या होता है? अनफिक्स होता है, उसको क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद पढ़े थे हम लोग किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा वह पदार्थ होता है जिसको हाई टेम्परेचर देने पर उसके एटम्स आयोनाइज्ड होते हैं और आयोनाइज्ड होकर के गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, उसको प्लाज्मा कहा जाता है। और पांचवा होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं बोसोन गैस का। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट मॉडल किस गैस पर देखा गया था? बोसोन। ठीक है, तो बोसोन गैस के 1000 कण में से एक पार्टिकल को लिया गया और उस पार्टिकल को -273 डिग्री तापमान, जिसको एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर कहते हैं, परम शून्य ताप, उस पर ठंडा किया गया। तो वह जो था पदार्थ, उसके जो एटम्स थे वो क्या हो गए? रुक से गए, यानी उनमें मूवमेंट जो था वो रुक गया। इसलिए उस मॉडल को क्या कहा गया? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा गया। क्लियर है? तो किस गैस में देखा गया था? बोसोन। किन वैज्ञानिकों के द्वारा? आइंस्टीन और सत्येंद्रनाथ बोस। तो वो था फिजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा है यहाँ पर आपका, आज जो हम लोग देख लेते हैं, केमिकल। तो केमिकल क्लासिफिकेशन जो होता है पदार्थ का, रासायनिक वर्गीकरण। इस आधार पर हम लोग पदार्थ को 2 वर्गों में बांटे थे। एक था आपका प्योर और दूसरा क्या था? मिक्सचर था। तो प्योर और दूसरा मिक्सचर, मिश्रित और शुद्ध। तो जो प्योर होता है, प्योर सब्सटेंस होते हैं, तो नाम से ही है शुद्ध, है ना। तो प्योर सब्सटेंस दो चीजों से दो, इसको हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं 2 ग्रुप में। क्या क्या हो जाएगा इसमें? पहला एलिमेंट्स, पहला इसमें हो जाएगा एलिमेंट्स, और दूसरा क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा। एलिमेंट्स को हिंदी में कहते हैं तत्व और कंपाउंड को क्या कहते हैं? यौगिक। तो तत्व और यौगिक, इसका 2 वर्गीकरण हम लोग देखे थे। तो पीरियोडिक टेबल में अभी तक नोन तत्वों की संख्या, एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? 118। कितनी है? 118, 118। लेवोजियर के टाइम कितना था? 105। अभी 118 है। ठीक है, तो उन सबको क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स कहा जाता है। याद रखना है, एलिमेंट्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, उनको डिनोट सिंबल से किया जाता है। ठीक है, जैसे आयरन का कोई फॉर्मूला है क्या? नहीं है, उसको सिंबल से दिखाते हैं। फेरस को Fe लिख देते हैं, है ना। ऐसे आपका जो भी है, जिंक है तो Zn लिख देते हैं, हाइड्रोजन को H लिख देते हैं।
तो कोई भी एलिमेंट होता है उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, उसको सिंबल से दर्शाया जाता है। क्लियर है? और जो कंपाउंड होता है उसका एक निश्चित फॉर्मूला होता है, और कंपाउंड बनता है किस चीज से है? तो एलिमेंट से बनता है। ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड, एंड कंपाउंड का सिंबल नहीं फॉर्मूला होता है। जैसे अब सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, वो एलिमेंट है कि कंपाउंड है? कंपाउंड है। फेरस सल्फेट है, क्या है? कंपाउंड है। जिंक सल्फेट है, कंपाउंड है। पानी क्या होगा? H2O, एलिमेंट की कंपाउंड? कंपाउंड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? कंपाउंड होगा। ठीक है, तो कंपाउंड का क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। एलिमेंट का क्या होता है? सिंबल होता है। अब ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का क्लासिफिकेशन अगर हम लोग करें तो 3 वर्गों में करेंगे। पहला क्या होगा? मेटल। दूसरा क्या हो जाएगा? नॉन मेटल। ठीक है, अधातु, नॉन मेटल। और तीसरा क्या हो जाएगा? मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड्स जिसको कहते हैं उपधातु। तो एलिमेंट के 3 वर्ग, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। तो इसको एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो जो मेटल होता है धातु, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। मेटल जिसको हिंदी में कहा जाता है धातु, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। आप कहोगे सर पहली प्रॉपर्टी बताओ, तो पहला प्रॉपर्टी जो मेटल का होता है, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यह ऊष्मा का और विद्युत का सुचालक होता है। यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? दूसरा पॉइंट अगर इसका कहना हो तो आप क्या कहिएगा? वो सब कर लेते हैं हम लोग। चलो दूसरा लिख लो, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ऐसे ही ये चैप्टर आपको डिटेल में पढ़ना है, मेटल एंड नॉन मेटल आगे मिलेगा। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर कैसा होगा? ठोस। कमरे के तापमान पर ठोस। ठीक है, कमरे के तापमान पर ठोस। एक्सेप्शन में लिख लीजिएगा मर्क्यूरी, अपवाद में लिख लीजिएगा एक्सेप्शन में मरकरी। ठीक है, कमरे के तापमान पर मरकरी कैसा होता है? लिक्विड होता है, द्रव्य होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब पीटने पर टन टन का आवाज करेगा। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? सोनोरस लिख लो, भाव समझ जाओ। ठीक है, पीटने पर कैसा आवाज आएगा? टन टन का आवाज आएगा, उसको क्या कहते हैं? सोनोरस। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी लिखना लस्चरस। लस्चरस मतलब चमकीला होगा, शाइनी होगा, लस्चरस। पांचवा प्रॉपर्टी लिखिएगा डक्टाइल, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब होता है तन्यता, तन्यता। पांचवा लिखिएगा मैलिएबल। मैलिएबल मतलब आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय, मैलिएबल। ठीक है, अगला लिखिएगा लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन their outer orbit, less than 4 electrons in their outer orbit। बाह्य कक्षा में परमाणुओं की संख्या 4 से कम होगी, 4 से कम होगी। क्लियर है? इसमें किसी पॉइंट में कोई दिक्कत हमें नहीं लगता होना चाहिए। देखिए मेटल का पहला प्रॉपर्टी क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी और हीट का क्या है? गुड कंडक्टर है। ठीक है, अब जितना सारा मेटल होगा, सारा का सारा मेटल क्या होता है?
क्या होता है? ये हाइड्रोजन डोनर होता है कि रिसेप्टर होता है? डोनर होता है। मेटल्स जो होता है वो क्या होता है? डोनर होता है। और नॉन मेटल्स जो होता है वो क्या होता है? एक्सेप्टर होता है। याद रहेगा? चलिए, तो यहां देखिए मेटल है, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। एक लोहा का रड हो और इस साइड उसको गर्म करिए, जाके कचकचा के इस साइड पकड़ लीजिए, तो हाथ क्या हो जाएगा? झुलस जाएगा। यानी इधर गर्म कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक उसका हीट जो होगा ट्रांसफर हो रहा है, तो यह गर्म हो गया, यानी कंडक्शन ऑफ हीट कर रहा है। जा करके उसको क्या करिए, खोसिएगा मत करने जाए खोसिए तो चेक कर लेते हैं एक बार, समझ जाइए, कुछ चीज प्रैक्टिकल नहीं किया जाता है। तो वो क्या करेगा? झटका लगेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है और हीट को भी कंडक्ट करता है। कमरे के तापमान पर कैसा होगा? ठोस। कमरे का तापमान माने 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पर कैसा रहेगा? ठोस रहेगा। ठीक है, सोनरस पीटने पर टन टन का आवाज करेगा, जैसे स्कूल में घंटी पीटते थे तो सब बच्चे घर चले जाते थे, तो सोनरस होगा। लस्टरस मतलब चमकीला, शाइनी, उसमें से चमकीला वो दिखेगा। डक्टाइल, तन्यता, तन्यता का मतलब होता है अगर गर्म करके पीटा जाए तो तार के रूप में बदल जाएगा। कैसा हो जाएगा? तार के रूप में, वायर के रूप में बदल जाएगा। गर्म किया जाए, पीटा जाए, उसको खींच दिया जाए तो वायर के रूप में बदल जाता है, तार के रूप में बदल जाता है। यह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? डक्टिलिटी कहलाती है। मैलिएबल मतलब आघातवर्धनीय, गर्म करके पीटा जाए तो चादर के रूप में बदल जाएगा। चादर, सीट। ठीक है, सीट के रूप में गर्म करके पीटा जाए तो क्या होगा? फैलेगा, चादर के रूप में बदल जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं मैलिएबल। और पांचवा प्रॉपर्टी, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन देयर आउटर ऑर्बिट। बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ये वाला अगर आपको केवल पॉइंट पता है तो केवल आप देख करके जान जाओगे कि यह पदार्थ मेटल है या नॉन मेटल है। एग्जाम्पल से समझिएगा, मान लीजिए खाने वाला नमक है। ठीक है, तो खाने वाला नमक माने NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो जो सोडियम होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना? 11, और जो Cl है इसका एटॉमिक नंबर 17। तो सोडियम को लिख सकते हैं 2, 8 और 1 लिख सकते हैं ना। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नील्स बोर, उनके बारे में थोड़ी देर में हम लोग पढ़ेंगे। तो नील्स बोर जो थे उन्होंने बोर बोरी मॉडल दिया था, और बोर बोरी मॉडल में उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था 2n² का। क्या फॉर्मूला था? 2n²। यहां पर n जो है यह क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट की संख्या है। तो परमाणु की जो पहली कक्षा होगी, जैसे मान लो यह कोई परमाणु है, एटम है, तो एटम की जो पहली कक्षा है वो ये है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, यही बताया था नील्स बोर ने इस फॉर्मूले के माध्यम से। क्लियर है? अब देखो, पहला यह जो ऑर्बिट है ये वाला, जिसको हम लोग K, L, M इन सब नामों से डिनोट करते हैं, तो K जो ऑर्बिट है इसमें पूछा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इस फॉर्मूले पर कर लेंगे 2 और 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 2। तो इस पर K ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? हमेशा 2 ही होगी, 2 से कभी ज्यादा नहीं होगी। तो यहां पर ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। दूसरा वाला ऑर्बिट है कौन सा? L। L कौन सा ऑर्बिट है? सेकंड ऑर्बिट है। तो क्या लिखेंगे? 2 और 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तीसरा ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट, तो 2 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 18। तो इस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 18 इलेक्ट्रॉन होगा। तो मेटल उसे कहते हैं जिसके आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा किससे कम हो? 4 नहीं रहना चाहिए, 4 से कम, 3, 2, 1 यह रहना चाहिए। 4 रहेगा तो हो जाएगा आपका मेटलॉइड। क्या हो जाएगा? मेटलॉइड। और नॉन मेटल जो होता है उसके बाह्य कक्षा पर परमाणुओं की संख्या ग्रेटर देन 4, 4 से अधिक होगी। तो देखिए यहां पर सोडियम में आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है ना। तो यह क्या होगा? सोडियम मेटल की नॉन मेटल? मेटल हो जाएगा। क्लियर है? नॉन मेटल है 17, तो क्या लिखेंगे? 2, 8 और 7। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7, तो यह Cl क्या हो जाएगा? नॉन मेटल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो मेटल और नॉन मेटल आप देख के पता कर लीजिएगा, केवल मालूम होना चाहिए क्या? उसका एटॉमिक नंबर। केवल एटॉमिक नंबर पता रहे तो आप इजीली पता कर सकते हैं कि यह मेटल है या फिर नॉन मेटल है। और मेटल्स चूंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसका कारण यही होता है कि बाहरी कक्षा पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन इसका पाया जाता है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा पर नहीं रहे तो यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े, सारा पॉइंट क्लियर है। अब इसका चचेरा भाई है नॉन मेटल।
नॉन मेटल में क्या लिखा है, सब इसका उल्टा चल जाना है बस। नॉन मेटल इसको क्या कहा जाता है, अधातु। सारा का सारा पॉइंट इसका उल्टा। पहला पॉइंट क्या होगा, इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऊष्मा और विद्युत का क्या होगा, कुचालक, ठीक है, नहीं कंडक्ट करेगा। दूसरा इसमें क्या, इसका एक्सेप्शन हो जाएगा, लिख लेना, एक्सेप्शन में लिख लीजिएगा ग्रेफाइट। एक्सेप्शन में लिख लीजिएगा ग्रेफाइट। स्कूल में ही लोग, हम लोग प्रैक्टिकल करते थे, टीचर स्कूल में पढ़ाते थे कि देखो बाबू पेंसिल दोनों साइड से मत छीलना। अब हम लोग क्या करते थे, दोनों साइड से छीलते थे। फिर वो कहते थे कि इसको प्लग में कभी मत लगाना, और जानबूझ के लगाते थे, ठीक है। तो पेंसिल का अगर दोनों साइड छील दीजिए तो उसमें क्या रहता है, ग्रेफाइट रहता है। पेंसिल का नीडल क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। अब जैसे ही आप उसको प्लग में लगाएंगे और इधर लगा दिए उंगली, गड़बड़ा जाएगा, ढेर वोल्टेज रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इंसुलेटर होता है किस चीज का, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन ग्रेफाइट जो है नॉन मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है। क्यों कैरी करता है ये जानने के लिए मिलिए हमसे अगले वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो का मतलब क्या, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे तो बताएंगे कि ग्रेफाइट क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है, वहां पर पता चलेगा। चलिए तो अभी इतना ही, इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा इसका क्या प्रॉपर्टी होगा, आउटर ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम, ज्यादा ना, हाँ, मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन ऑन देयर आउटर ऑर्बिट, ऑन देयर आउटर ऑर्बिट। बाहरी कक्षा पर परमाणुओं की संख्या 4 से अधिक। बाहरी कक्षा पर परमाणुओं की संख्या 4 से अधिक। तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, नन सोनरस, माने पीटने पर टन टन का आवाज। लकड़ी को लेके पीटोगे तो टनटनाएगा, नहीं टनटनाएगा। नन डक्टाइल, नन सोनर, नन मैलिएबल, एक्सेट्रा। यह सब क्या होता है, नॉन मेटल्स होता है। एक और पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, ऑल गैसेज आर नॉन मेटल। ऑल गैसेज आर नॉन मेटल, सभी गैस अधातु है, सभी गैस अधातु है। ऑल गैसेज आर नॉन मेटल, जितने सारे गैस हैं सभी किस में आ जाएंगे, अधातु में आ जाएंगे, नॉन मेटल में आ जाएंगे। क्लियर है, सब गैस क्या होगा, नॉन मेटल, अधातु हो जाएगा। चलिए अब तीसरा चचेरा इसका भाई है जिसको कहते हैं मेटेलॉइड। मेटेलॉइड, मेटेलॉइड हिंदी में कहा जाता है इसको उपधातु। डैश देकर के लिखिएगा, दीज आर यूज्ड एज सेमीकंडक्टर। These are used as semiconductor। इनका प्रयोग सेमीकंडक्टर को क्या कहते हैं, अर्धचालक। हाँ, इनका प्रयोग अर्धचालकों में किया जाता है। इनका प्रयोग अर्धचालकों में किया जाता है, अर्धचालकों में किया जाता है। एक और पॉइंट लिखिएगा, इट कैरी इलेक्ट्रिसिटी इन लिटिल अमाउंट। यह बहुत कम मात्रा में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। बहुत कम मात्रा में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। एक और पॉइंट लिखिएगा, दीज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज।
दीज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, इनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में किया जाता है। इनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में किया जाता है। अब देखिए मेटलवाइड जो होगा इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? सेमीकंडक्टर। मेटल को हमने क्या कहा था? कंडक्टर। नॉन मेटल को क्या कहा? इंसुलेटर। और इसको क्या कहा? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। अब विद्युत से चलने वाले, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जो यंत्र होते हैं, डिवाइस होते हैं, उसे हम लोग दो वर्गों में बांटते हैं। एक डिवाइस जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस, और दूसरा एक डिवाइस होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अंतर आप कर पा रहे हैं? एक यंत्र होता है जिसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक डिवाइस, और एक यंत्र होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं सभी के सभी इलेक्ट्रिक डिवाइस में प्रयोग करा जाता है किसका? मेटल का। और जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं इनमें प्रयोग किया जाता है किसका? मेटलॉइड का प्रयोग करा जाता है। 6th क्लास में याद है सब पहला बार हम लोगों के सिलेबस में कंप्यूटर इंक्लूड हुआ था 6th क्लास में। तो 6th क्लास में जब कंप्यूटर आया तो एग्जाम होता था, 50 नंबर का पेपर होता था कंप्यूटर का भी, 50 नंबर का थ्योरी, 50 नंबर का प्रैक्टिकल। तो कंप्यूटर याद करके जाना पड़ता था थ्योरी। तो डेफिनेशन था कंप्यूटर का किताब में लिखा हुआ, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसके आगे डेफिनेशन कभी याद नहीं हुआ, इतना याद होता था। तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता था इतना हम लोग लिखते थे तो 1 नंबर मिलता था। नंबर बढ़वाने जाते थे तो नहीं बढ़ाता था मास्टर, कहता था पूरा डेफिनेशन नहीं लिखे हो। बाकी भी उसमें कई सारा चीज़ होता है ना, CPU का भी कुछ लिखना पड़ता है कि CPU में डेटा डालते हैं तो वो उसको प्रोसेस करके मॉनिटर पर डिस्प्ले करता है। ये सब कभी याद नहीं होता था, खाली इतना याद रहता था कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो कंप्यूटर में हम लोग क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक डिवाइस उसे नहीं कहते थे, क्या कहते थे? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते थे। क्यों कहते थे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? क्योंकि उसमें मेटलवाइड का यूज हुआ है। आपका मोबाइल फोन कौन सा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। समझ में आया? ATM मशीन कौन सा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। समझ में आया? तो जितना सारा भारी यंत्र है जिसमें मोटर चलाने की जरूरत है, जिसको हेवी अमाउंट में एनर्जी की जरूरत है, उसमें प्रयोग किया जाता है किसका? मेटल का। वो इलेक्ट्रिक कहलाता है। जैसे घर का मोटर, रेफ्रिजरेटर, AC, ठीक है ना, ये सब किस में आ जाएंगे? इलेक्ट्रिक में आ जाएंगे। एग्जाम्पल इसका लिख लीजिएगा मेटलवाइड का। सबसे पॉपुलर सिलिकॉन, सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है मेटलवाइड के रूप में, सिलिकॉन का। ठीक है, आपके पास जो आपका ATM कार्ड है उसमें एक पीला रंग का आप चिप देखते होंगे, वो चिप किस चीज का बना रहता है? सिलिकॉन का बना रहता है। ठीक है, या फिर सिम कार्ड में जो चिप है वो, ड्राइविंग लाइसेंस में जो पीले रंग का रहता है चिप, वो सब किसका बना रहता है? सिलिकॉन का बना रहता है। तो सिलिकॉन सबसे कॉमन मेटलवाइड के रूप में है जिसका प्रयोग लगभग सभी जगह किया जाता है। ट्रांजिस्टर वगैरह में भी सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलवाइड, मामला खत्म। आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4, कितनी? 4 होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद क्या था आपका? हाँ, कंपाउंड एलिमेंट हो गया, कंपाउंड। तो कंपाउंड का क्लासिफिकेशन 2 वर्गों में हम लोगों ने किया था। पहला इसमें क्या था? ऑर्गेनिक, और दूसरा क्या था? इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है हिंदी में इसको क्या कहते हैं? कार्बनिक। क्या कहते हैं? कार्बनिक। तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए, कार्बनिक में, ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में एक लाइन लिख लीजिए। दीज आर फॉर्म्ड बाई हाइड्रोकार्बन्स, दीज आर फॉर्म्ड बाई हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो नहीं हो लिखोगे तो चल जाएगा, लेकिन लिख लिए तो छोड़ दो। इनका निर्माण हाइड्रोकार्बन से हुआ है, हाइड्रोकार्बन से हुआ है। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, दे आर बायोडिग्रेडेबल, दे आर बायोडिग्रेडेबल। ये जैव अपघट्य होते हैं, ये जैव अपघट्य होते हैं।
बायोडिग्रेडेबल, जैव अपघट्य होते हैं। हो गया। अब देखो जितना सारा चीज है धरती पर जिसमें जिसमें आपको कार्बन लिखा हुआ दिख जाए सब क्या होता है? ऑर्गेनिक। जैसे अगर आपसे कहें कि बताओ C2H5SH एक केमिकल कंपाउंड है, क्या नाम है? C2H5SH। इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे अब एलपीजी गैस है, तो एलपीजी गैस कैसा होता है? वोलाटाइल गैस है, विस्फोट करेगा ना। और वो कैसा होता है? तो ऑर्डरलेस होता है, उसमें कोई महक नहीं होती है, तो लीकेज करेगा तो पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो उसमें मिला दिया जाता है क्या? C2H5SH, जिससे इथाइल मर्केप्टेन कहते हैं। तो इथाइल मर्केप्टेन का प्रयोग एलपीजी गैस में दुर्गंध पैदा करने के लिए किया जाता है, ताकि वो स्मेल करे तो उससे पता चल जाए। क्या तुम सुगंध कहोगे? इथाइल, हाँ इथाइल मर्केप्टेन। हो गया। तो C2H5SH इथाइल मर्केप्टेन कहते हैं। इसका प्रयोग किसमें करा जाता है? एलपीजी गैस में महक डालने के लिए। तो यहां देख रहे हैं कार्बन है कि नहीं है? तो यह कैसा है? ऑर्गेनिक कि इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक। एग्जाम्पल में लिख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्या? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यह भी किसमें आएगा? हाँ CH4 हो जाएगा। यह भी आपका हो जाएगा ऑर्गेनिक, माने जहां जहां कार्बन दिखे सबका सब क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा क्या है आपका? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब जहां कार्बन नहीं रहे। ठीक है? कार्बन इज एब्सेंट देयर। इनऑर्गेनिक में एक लाइन में लिख लीजिए, कार्बन इज एब्सेंट देयर। आवाज बढ़ाइए, आवाज तो जा ही रहा है जी, पूरा फुल आवाज है। हाँ ग्लूकोज भी होगा विशाल राज, बाकी लोगों तक आवाज जा रहा है। ठीक है? ग्लूकोज भी हो जाएगा C6H12O6, उसमें भी है। इनऑर्गेनिक में क्या हो जाएगा? कार्बन इज एब्सेंट देयर, वहां पर कार्बन नहीं होगा। एग्जाम्पल में अब आपसे पूछे O2 कार्बन है क्या? दूसरा एग्जाम्पल आपसे कहें H2O कार्बन है क्या? आपसे कहें O3 जिसको ओजोन कहते हैं, कार्बन है क्या? नहीं है। तो जहां जहां कार्बन नहीं है सब इनऑर्गेनिक होगा। प्लास्टिक जितने सारे हैं, पॉलीमर, सबके सब पॉलीमर्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है? पॉलीमर्स आर इनऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो सड़ते गलते नहीं हैं, जैव अपघट्य नहीं होते हैं। क्लियर है? उसके बाद आइए, तो ये हो गया आपका प्योर का दो रूप, एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर के बाद दूसरा हमने क्या किया था? मिक्सचर था ना। दूसरा क्या था? मिक्सचर। मिक्सचर मिक्सचर मिश्रण। तो मिश्रण का कितना रूप था? दो। पहला था इसमें होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर हिंदी में कहते हैं समांग मिश्रण, हिंदी में कहते हैं इसको समांग मिश्रण। और दूसरा था कौन सा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हिंदी में कहते हैं इसको विसमांग मिश्रण। ठीक है? विसमांग मिश्रण। सर मेरा नंबर ग्रुप में ऐड नहीं है, आप एक बार ऑफिस में संपर्क कर लीजिए, मिथिलेश जी ऐड हो जाएगा। हेट्रोजीनियस को क्या कहते हैं? विसमांग मिश्रण। विसमांग का मतलब क्या होगा, समांग का क्या होगा वो समझना। होमोजीनियस मिक्सचर को ही क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन। हिंदी में क्या कहते हैं? विलयन। विलयन हिंदी में कहा जाता है। तो विलयन कहिए या होमोजीनियस मिक्सचर कहिए, एक ही बात है। अब कहीं भी सॉल्यूशन जो होगा, इस सॉल्यूशन में दो चीज पाया जाएगा, एक पाया जाएगा सॉल्वेंट और एक पाया जाएगा सॉल्यूट। तो जब तक सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीजें नहीं हो तब तक उसमें कोई चीज घुलेगा नहीं, वो विलयन बनेगा नहीं। सॉल्वेंट किसे कहा जाता है? जिसको जिसमें घोला जाए। और सॉल्यूट किसे कहा जाता है? जिसको घोला जाए। तो पानी जो होता है वाटर, वाटर को बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। अब इस पानी में आप जो घोले, चीनी घोलिए, नमक घोलिए, जो भी घोलिएगा वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूट कहलाएगा। क्लियर है? अब यह सॉल्यूशन जो होता है, इस सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन यदि हम लोग करें तो तीन रूप में यह बदलेगा। एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड, एक सॉल्यूशन होता है अनसैचुरेटेड और एक सॉल्यूशन होता है
सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड 3 प्रकार का सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड को हिंदी में कहते हैं संतृप्त विलयन। इसे क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। इसे क्या कहेंगे? असंतृप्त, असंतृप्त विलयन। और सुपर सैचुरेटेड को अति संतृप्त, अति संतृप्त। अब इसकी परिभाषा हम नहीं लिखाएंगे, आप इसको केवल समझ लो, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को कहा जाता है जिसमें सॉल्वेंट के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बचा हुआ नहीं रहे। अगर जो सॉल्वेंट है उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है? सैचुरेटेड। और वैसा सॉल्यूशन जिसके मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बचा हुआ है वो क्या कहलाता है? अनसैचुरेटेड। और सुपर सैचुरेटेड वैसा सॉल्यूशन है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जबरदस्ती बना दिया जाता है हीट का प्रयोग करके, तो वो क्या कहलाएगा? सुपर सैचुरेटेड। आपके पास मान लो एक बीकर हो, ठीक है, आपके पास मान लो ऑनलाइन ग्रुप में बायोलॉजी का आंसर की, अच्छा देखते हैं, चला जाएगा। आपके पास मान लो एक विलयन है, ठीक है, एक बीकर में आपके पास 5 लीटर पानी है, ठीक है। अब इस 5 लीटर पानी की क्षमता है कि यह 1 केजी नमक को या 1 केजी चीनी को अपने अंदर घोल सकता है। अब आपने क्या किया? इस 5 लीटर पानी में 1 किलो चीनी या नमक जो था उसको घुला दिया, ठीक है। अब इसकी क्षमता इतनी ही है कि यह 1 किलो चीनी को घुला सकता है। अब आप इसमें 10 ग्राम नमक भी घोलना चाहिएगा तो वो नमक घुलने वाला नहीं है, वो जाकर के कहां बैठ जाएगा? नीचे पेंदी पर बैठ जाएगा। अब इस सॉल्यूशन को आप क्या कहोगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्यों सैचुरेटेड कहोगे? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच का गैपिंग आपने 1 केजी चीनी डाल करके खत्म कर दिया है, इस कारण से अब इसमें कोई भी पदार्थ घुलने वाला नहीं है, तो क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड। आप शादी पार्टी में गए खाने के लिए, 3 पूड़ी का भूख है, जबरदस्ती मिथिला में गए हैं 13 पूड़ी खिला के भेज रहा है, तो क्या कहोगे? कि पूरा संतृप्त हो गए हैं, अब भूख बचा नहीं है। दूसरा एक ये हो सकता है कि 5 लीटर पानी है, क्षमता है 1 केजी चीनी घुलाने की, आपने इसमें केवल 500 ग्राम चीनी घोला है, तो अभी इसमें 500 ग्राम और ऐड होगा चीनी या नमक, तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड। भूख था आपको 13 पूड़ी खाने का, 3 में ही पूड़ी खत्म हो गया, गाली देते निकलोगे वहां से, तो क्या होकर के निकल रहे हो? अनसैचुरेटेड, है ना। कहोगे असंतृप्त छोड़ दिया हमको खाए बैठे ही थे तब तक उठा दिया, तो क्या हो गया? अनसैचुरेटेड। और तीसरा क्या होता है? सुपर सैचुरेटेड। इसमें आपका 1 किलो चीनी घुल सकता था, आपने 1 किलो चीनी घोल भी दिया। अब कोई आकर के कहे कि जब तक 10 ग्राम नमक नहीं घोलोगे हम ये शरबत नहीं पी सकते हैं, तब परेशानी में पड़ोगे कि भाई कुछ उपाय लगाना पड़ेगा, पानी फेंक नहीं सकते हैं, शरबत बना हुआ है। तो इस विलयन को आप क्या करोगे? हीट दे दोगे, गर्म करना शुरू करोगे। तो गर्म करना शुरू करोगे, अभी नहीं कहे कि ठंडे पिएंगे हम, गर्म नहीं पिएंगे फिर फ्रिज भी चाहिए। इसको जैसे ही आप हीट दीजिएगा, गर्म दीजिएगा, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह बनना शुरू हो जाएगा और फिर 10 ग्राम आप इसमें नमक आसानी से घोल पाएंगे। तो वो अवस्था जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में अंतः आणविक स्थान बनाने के लिए हीट का प्रयोग करते हैं, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की ये 3 चीज याद रखिएगा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। प्रश्न पूछता है कि हम लोगों को भोजन में कौन सा वसा खाना चाहिए, कौन सा फैट खाना चाहिए? आंसर क्या होगा? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड खा लोगे वो तो पहले से सैचुरेटेड है, पचबे नहीं करेगा जाके, ठीक है। पचेगा भी तो गड़बड़ करेगा, इधर उधर से अदरक जैसा फेंक दोगे, फैलने लगोगे, थोड़ा इधर से फैल जाओगे तो इधर से। तो खाना क्या चाहिए? अनसैचुरेटेड, आसानी से यह डाइजेस्ट होता है। चलिए, तो ये हो गया आपका क्या? सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन का मतलब होमोजीनियस, क्लियर है। दूसरा क्या है? हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस को क्या कहते हैं? विषमांग। अब आपके पास वैसा एक स्थिति है, आपके पास पानी है, मान लो आपके पास सॉल्वेंट है और कोई आकर के कहे कि देख भाई हम तुमको सॉल्यूट के रूप में दे रहे हैं बालू क्या दे दिया आपको? बालू दे दिया सॉल्यूट के रूप में, कहा कि इसको घोल दीजिए। अब बैठ के 3 जन्म भी घोलोगे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा? हेट्रोजीनियस कहलाएगा, जिसमें सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट नहीं डिसॉल्व हो, तो विलयन क्या कहलाता है? होमोजेनियस। समझ में आया? अब मान लीजिए आपके पास
दाल है, पल्स दाल है आपके पास, कोई रहर का दाल और जो होता है मसूर का दाल, चना का दाल, एक डब्बा में आपको भर के दे दिया, आधा आधा किलो, तीनों दाल को भर के दे दिया, 1.5 kg आपको दाल दिया। आपसे कहे एक मुट्ठा दाल उसमें से निकालिए, आप एक मुट्ठा दाल उसमें से निकालिएगा तो क्या आप दावा कर सकते हैं कि जितना दाना रहर का आया होगा उतना दाना मसूर का आया होगा? तो क्या है आपका, किसमें आ जाएगा? हेट्रोजीनियस में। लेकिन कुकर में डाल के 2 सीटी मरवा दीजिए, क्या बन गया? होमोजीनियस, सबका स्वाद बराबर रूप से आ गया, समझ गया? तो ये चीज होता है, हेट्रोजीनियस का मतलब विसमांग और होमोजीनियस का मतलब समांग मिश्रण, याद रहेगा ना? चलिए इतना ही था ना, और तो उस क्लासिफिकेशन में कुछ था नहीं, याद हो गया पूरा? कोई कष्ट की नहीं को? कष्ट नहीं ना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस लिख लीजिए, आपका चैप्टर कौन कौन सा पढ़ना है। केमिस्ट्री का सिलेबस लिख लीजिए। पहला चैप्टर लिखिएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, हिंदी में कहते हैं परमाणु संरचना। दूसरा चैप्टर लिखिएगा एसिड बेस एंड सॉल्ट, हिंदी में कहते हैं अम्ल क्षार और नमक कह सकते हैं, या लवण भी लिखते हैं, अम्ल क्षार लवण या नमक। और तीसरा चैप्टर लिखिएगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, हिंदी में कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। चौथा चैप्टर लिखिएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन तथा इसके यौगिक। पांचवा चैप्टर लिखिएगा मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। छठा चैप्टर लिखिएगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब इसका हिंदी नहीं लिखेंगे, लिख लो दैनिक जीवनचर्या में रसायन। हो गया, आगे बढ़ें। सातवां चैप्टर लिख लीजिएगा केमिकल बॉन्डिंग, सातवां चैप्टर लिख लीजिए केमिकल बॉन्डिंग, हिंदी में कहते हैं रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन। आठवां चैप्टर लिखिएगा रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, हिंदी में कहते हैं रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता। नेक्स्ट लिखिएगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, नाभिकीय रसायन, नाभिकीय रसायन। क्या वो चैप्टर हुआ? लास्ट लिख लीजिएगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, हिंदी में कहते हैं आवर्त सारिणी लिख लो या तत्वों का वर्गीकरण, आवर्त सारिणी या तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही चैप्टर है। और लास्ट में मिसलेनियस लिख लीजिएगा एक चैप्टर, मिसलेनियस,
मिसलेनियस, मिसलेनियस में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मिसलेनियस में ब्रैकेट में लिखिएगा सैंड, बालू, सैंड, कॉमा सीमेंट, सीमेंट एंड ग्लास, ग्लास, बालू, सीमेंट और कांच। हो गया, बस यही आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में इतना ही है। अभी तो डिस्क्राइब इसको करें तो और बहुत सारा चीज है, डायनामाइट पढ़ना है, एक्सप्लोसिव पढ़ना है, तो जितना चीज आपको चाहिए इतना ही है। ठीक है, मेन है कि जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर आप बनाइए सब बन जाए और आने वाला जो क्वेश्चन है वो बन जाए, इसके लिए सफिशिएंट मटेरियल है, वो लिखवा देंगे। बायोलॉजी के साथ साथ इसको भी खत्म कर देंगे, दोनों एक साथ बाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर दोनों जैसे ही खत्म करेंगे कोई नया सब्जेक्ट आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, उसके बाद फिजिक्स पढ़ा देंगे, या फिर साथ में कहिएगा तो साथ में इसको भी घुसा ही देते हैं फिजिक्स में। नहीं, बायोलॉजी बहुत लोग ये अपने से पढ़ लेगा, बायोलॉजी अपने से नहीं पढ़ लेगा, तो साथ में ही खत्म करेंगे। वही ना, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी साथ में कर देते हैं। ठीक है, दो दो चैप्टर करके दोनों खत्म कर, जैसे इसमें 2 चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म कर देंगे और एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये 2 खत्म करेंगे, फिर आ जाएंगे किसमें, बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में सेल और टिश्यू खत्म करेंगे, फिर इसका 2 चैप्टर, ऐसे कर करके दोनों बाइंड अप हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, समय तो कम ही ना है, और समय कितना बचा है? बोर हो गए वो, दूसरा टीचर चाहिए, हम कर देंगे, वो भी व्यवस्था है। नहीं हो जाएंगे, हैं बहुत लोग हैं। मैथ से, मैथ्स वाले से फिजिक्स पढ़िएगा। अच्छा, आपको पता है मेरा सब्जेक्ट मैथ ही है ना? नहीं आता है तो मैथ से पास कैसे कर गए आप? तब तो ऐसे जाकर कहीं आप बताइए, तब तो फंस जाइएगा आप। अभी कुछ दिन पहले एक हुआ था ना, बिहार बोर्ड से टॉप की थी, बाद में उनका हो गया, तो आप भी वही चीज कर रहे हैं। तो आप a+b क्या करे, होल स्क्वायर नहीं पता, इससे कैसे कोई कमजोर हो सकता है? सुपरस्टार अलग चीज है, वो केवल अमिताभ बच्चन हो पाए, बाद बाकी कहाँ हुआ कोई। चलिए ठीक है, एनीवे लिख लिए। टोटल कितना चैप्टर है? 10 चैप्टर। हेडिंग बनाइए इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। क्या कहते हैं इसको? परमाणु संरचना। देखिए एटम क्या होता है इसको खूब बढ़िया से जान जाइए। बेसिक जो होता है, थैंक यू विशाल जी, आप लोग को नहीं कह रहे हैं, विशाल जी को कह रहे हैं। चलिए, एटम्स जो होता है वो क्या होता है इसको समझिए। देखिए एटम जो वर्ड है, अगर आपसे पूछे कि सही शब्द है कि गलत शब्द है, तो क्या कहिएगा? गलत शब्द है। एटम जो है अपने आप में गलत शब्द है। अब आप कहिएगा गलत शब्द है तो फिर आज तक बना क्यों रह गया? तो इस पर कोई बुद्धि उद्धि हो सकता है नहीं लगाया, चेंज करने का प्रयास नहीं किया, इसलिए नहीं बदला। अब एटम का मीनिंग क्या होता है? देखो, टॉम जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू बी बाइट, जिसे काटा जा सके, छोटा किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? टॉम। और इसके आगे क्या लग गया? ए। तो ए का मतलब कुछ निगेटिव हो जाएगा, नॉट टू बाइट, जिसे नहीं काटा जा सके उसी को क्या कहते हैं? एटम। यह बात किसने कही थी? एक वैज्ञानिक था, नाम था डाल्टन। क्या नाम था? डाल्टन। तो डाल्टन आया, आकर के कहा कि देखो एटम कुछ होता है जिसे खंड या टुकड़ों में हम नहीं बांट सकते हैं। अब डाल्टन से भी पहले भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कनाद। तो कनाद ऋषि जो थे उन्होंने एटम तो नहीं प्रयोग करा था, क्या शब्द प्रयोग किया था उन्होंने? परमाणु।
और परमाणु को उन्होंने क्या कहा था, परमाणु जो शब्द है संधि विच्छेद अगर करो तो हो जाएगा परम जोड़ अणु, ठीक है, परम जोड़ अणु। तो परम मतलब क्या होता है, छोटा, फाइनेस्ट पार्टिकल, और अणु का मतलब एटम से संबंधित हो जाएगा या मॉलिक्यूल। परम का मतलब क्या हो जाएगा, सबसे छोटा, और अणु सबसे छोटा पार्ट जो होगा अणु का, उसी को ऋषि कणाद ने क्या कहा, परमाणु का। समझ में आया? तो उन्होंने किससे पहले कह दिया था, डाल्टन से पहले कह दिया था। अब क्यों मान्यता नहीं मिला इनको नहीं पता, हो सकता है कि वो बहुत अधिक फेमस नहीं हो पाए हों या फिर उनकी बातें नहीं हो पाई हो। तो डाल्टन जब बाद में आया तो अगर पूछा जाए आपको कि परमाणु शब्द किसने दिया था, तो नाम किसका आएगा, ऋषि कणाद का आएगा। लेकिन अगर पूछा जाए एटम प्रयोग किसने किया शब्द का, तो कौन किया, डाल्टन। और एटम का जो परिभाषा था, ये परमाणु शब्द दिए थे लेकिन परिभाषित नहीं किया था इन्होंने, लिखा नहीं कोई पार्टिकुलर डेफिनेशन, मतलब उसका वही होता है जो मतलब डाल्टन का था। लेकिन डाल्टन ने क्या किया, एक एटम की परिभाषा दे दी और ये बता दिया कि कोई भी एटम जो होगा वह एटम गोलाकार शेप में होता है। एटम के आकार के बारे में सबसे पहले किसने बताया, डाल्टन ने। और क्या कहा कि परमाणु जो होता है हमेशा वृत्तकार होता है, सर्कुलर होता है। आई बात समझ में? ये किसने कहा, डाल्टन ने कहा। और डाल्टन ने पहला जो एटॉमिक थ्योरी दिया, उस एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने किसकी परिभाषा दी, एटम की। क्लियर है? क्या परिभाषा दिया, तो लिखिएगा पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, टर्म परमाणु वाज गिवन बाय ऋषि कणाद। टर्म परमाणु वाज गिवन बाय ऋषि कणाद। परमाणु शब्द ऋषि कणाद ने दिया था। परमाणु शब्द ऋषि कणाद ने दिया था। अगला पॉइंट लिखिएगा, जॉन डाल्टन डिस्क्राइब अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सर्कुलर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सर्कुलर। सो डाल्टन इज नोन एज फादर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो डाल्टन इज नोन एज फादर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। हिंदी वाले लोग लिखेंगे परमाणु की, परमाणु मत लिखो, एटम ही लिखो। एटम की व्याख्या एवं उसकी संरचना सर्वप्रथम डाल्टन ने किया। अतः उन्हें परमाणु संरचना का जनक कहा जाता है। अब एटम को डिफाइन किया जो डाल्टन ने, उसने क्या कहा, एन एटम is a undivisible particle of matter which cannot be divided into further particles। हिंदी वाले लोग लिखेंगे पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, उसे परमाणु कहते हैं।
अब देखो परमाणु का मतलब क्या हुआ, जिसको और हम लोग छोटा नहीं कर सके। लेकिन बाद में कई सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने इस डेफिनेशन को क्या कर दिया, गलत कर दिया। पहला वैज्ञानिक कौन प्रवेश मारता, एंट्री मारता, एकदम हीरो टाइप आया, जे थॉमसन। क्या नाम था, जे थॉमसन। सब आगे हम लोग करेंगे। तो जब जे थॉमसन आया तो कहा जे थॉमसन ने क्या कि परमाणु का मतलब तरबूज। क्या कहा, परमाणु मतलब तरबूज। परमाणु को उसने वाटरमेलन से मैच कराया और कहा कि तरबूज का जो लाल वाला पूरा का पूरा भाग है वो प्रोटॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन। और तरबूज के अंदर जो सीड होता है ब्लैक कलर का, उसे उसने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने कर दी, जे थॉमसन ने की थी। तो आपने परमाणु को बांट दिया कि नहीं बांट दिया, कि एटम कैन बी डिवाइडेड इन इलेक्ट्रॉन। बाद में आया कौन, गोल्डस्टेन। तो गोल्डस्टेन जब आया तो उसने किसके बारे में बताया, प्रोटॉन के बारे में बताया। तो अब आपने एटम को दो भागों में बांट दिया, इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में। फिर आया कौन, चैडविक। तो चैडविक जब आया तो उसने किसके बारे में बता दिया, न्यूट्रॉन के बारे में बता दिया। सबसे लास्ट में क्या खोजा गया, न्यूट्रॉन। सबसे लास्ट में क्या खोजा गया, न्यूट्रॉन। कारण क्या था कि न्यूट्रॉन चार्जलेस था, उस पर कोई आवेश नहीं था, तो पता ही नहीं चल रहा था उसके बारे में, तो वो सबसे लास्ट में ढूंढा गया। अब एटम का जो न्यूक्लियस है वह पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। इसके बारे में बताने के लिए कौन आया, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड आया। तो रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग मॉडल बताया और किसकी खोज कर दी, न्यूक्लियस की। अब आप एटम को चार भागों में बांट दिए, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, न्यूक्लियस में। बाद में और भी वैज्ञानिक आए। एक वैज्ञानिक आए, नाम था युकावा। क्या नाम था, युकावा। उन्होंने कहा कि एटम के अंदर मेसॉन भी होता है। एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था एंडरसन। उन्होंने कहा कि पॉजिट्रॉन भी होता है। तो एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट्स व्हाई दिस डेफिनेशन इज रॉन्ग। ये परिभाषा जो है यह क्या है, गलत है, क्योंकि आप एक एटम को कई सारे भागों में बांट सकते हो। एटम कैन बी डिवाइडेड, लेकिन अब काम नहीं हो रहा है, तो यही डेफिनेशन जो है यह क्या हो रहा है, चलते रह रहा है, आगे बढ़ते रह रहा है। बात आई समझ में। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स atomic theory was proved wrong because an atom can be divided into subatomic particle। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत गलत साबित हो गया। गलत साबित हो गया क्योंकि एक परमाणु को कई अन्य भागों में बांटा जा सकता है। कई अन्य भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, टू टाइप्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल इन एटम आर। परमाणु में पाए जाने वाले दो मौलिक कण हैं। पहला टेम्पोरली फंडामेंटल पार्टिकल। टेम्पोरली फंडामेंटल पार्टिकल हिंदी में कहते हैं अस्थायी मौलिक कण। टेम्पोररी फंडामेंटल पार्टिकल, अस्थायी मौलिक कण। इसमें लिखिएगा मेसॉन,
बोसोन, पोजिट्रॉन, न्यूट्रिन, एक्सेट्रा। हिंदी वाले लोग भी सेम लिख लीजिए। और दूसरा होता है परमानेंट फंडामेंटल पार्टिकल। परमानेंट फंडामेंटल पार्टिकल, इसको हिंदी में कहते हैं अस्थाई मौलिक कण। अस्थाई मौलिक कण में कौन कौन आ जाएगा? केवल 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो एटम का परमानेंट फंडामेंटल पार्टिकल कितना? 3, और टेम्पोररी फंडामेंटल पार्टिकल कई सारा है। ये कॉपी आप लोग नहीं लिए थे? मिल गया ना सभी का? हाईएस्ट कितना गया है नंबर? 87। 87 के बाद 86 किन्हीं का? 86 भी था किन्हीं का? 85, 4, 84, 81, 81 तक नहीं पहुंचे। 80, 80, 80 भी किसी का नहीं है। बड़ा जबरदस्त गैपिंग है ये, 7 नंबर का गैपिंग हो गया। और आइए 79, 78, 76, 77, 75, 74, 74। फिर आइए नीचे और 73, 72, 72। पहला कितना? 87, फिर 74, फिर 72। अच्छा, कोई 30 से नीचे है इसमें जिसका 30 से कम आया हो? उसको बालकोनी से हम फेंक दे उठा के। 30 से कम किसी का आया क्या? नहीं आया। आया है ना 30 से कम? आया बिल्कुल होगा। इसमें भी एक दो लोग हैं जिनका 30 से कम है। तो आप में से भी बैठे लोगों का रहा होगा। 30 से कम है? क्वेश्चन तो बहुत आसान था, इतना नहीं कम आना चाहिए था। क्या ऑप्शन? ना क्लोज कहाँ था? कोई क्लोज नहीं था। नाम मिलता जुलता है तो आप ऑप्शन क्लोज कह दीजिएगा। तो टाइम तो हम आप लोगों को दिए ही थे, उससे मतलब नहीं है। मैं टाइम आपको दिया गया था, आपने नहीं पढ़ा, उससे मतलब? आप कहिए कि नहीं पढ़ पाए तो उससे मतलब ही नहीं है आपको। वो आप मतलब चंद्रमा पर से उतरे हैं कहा जी? टाइम दिया गया तो आप पढ़ के आइएगा ना, ये आपका ड्यूटी है ना। कितना नंबर था वैसे आपका? 40। इसी बार बीपीएससी निकालना है ना, प्रयास यही करिएगा ना। फिर 70 प्लान कर रहे हैं आप। इतना इजी क्वेश्चन है, और कमांडो हमेशा तैयार रहता है। अब कहिए अब तैयार कमांडो है, तैयार होने के लिए भेजिए ना सर, 5 मिनट में आते हैं नहा धोकर। कमांडो को तो हमेशा ड्यूटी पर आ गए तो तैयार ही रहना है। 80% नोट्स में से है। 80% नोट्स में से है, और 20% कभी भी नोट्स में से नहीं रहेगा। वो सारे सब्जेक्ट में सारा कुछ अगर नोट सही दे दिया जाए तो आप लोग का मोटिवेशन आसमान छूने लगेगा। वो भी गलत है। अति उत्साही भी होना पागलपन की निशानी है। ठीक है, कोई व्यक्ति कभी फ्रस्ट्रेट ही ना हो, मान लो वो पागल है। ठीक है, कभी कोई फ्रस्ट्रेट ही ना हो, हमेशा मोटिवेटेड रहे तो मतलब कुछ गड़बड़ है, उसको मानसिक चिकित्सा की जरूरत है।
ठीक है, निगेटिविटी फ्रस्ट्रेशन आए, एक आध दो दिन के लिए आए, महीना में एक आध बार आए, आप ठीक हैं, आप सही हैं। और लंबा चलने लगे तो वो गड़बड़ है, डिप्रेशन में आप हैं, फिर और आपको भी दवाई की जरूरत है। तो ज़्यादा मोटिवेशन होना है भी अपने आप में पागलपन का लक्षण है। ओवर कॉन्फिडेंस पढ़ के नहीं आए थे, ये तो बहुत घातक आप लोग हथियार पाल लिए हैं। 40 कुछ है ही नहीं, 40 अगर जहाँ तक हम उम्मीद कर पा रहे हैं, आपने लगातार सी ऑप्शन भी रंग दिया होगा तो आपका 40 आ जाए। हाँ, अगर सब सी रंग देते, हाँ, पहुंच जाते आप 40 तक। अच्छा, 40 से कम वाले कितने लोग फेंके आप लोग उठा उठा के? हम पहले क्लास खाली करें, क्राउड बढ़ गया, एसी का सब हवा आप ही लोग खींच ले रहे हैं, तो भीड़ कम होगा तो बाकियों को राहत मिलेगा।
क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ा जाए। इसका भी आप लोगों का तुरंत हो जाएगा टेस्ट, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज टेस्ट लेते जाएंगे, ठीक है? तो याद रखना है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम हो गया क्या? अभी 1 मिनट हुआ। 2-3 पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, 2-3 पॉइंट और लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा न्यूक्लियस present at the center of atom, while electron revolve outside the nucleus in different orbits। हिंदी अब रिपीट करेंगे तो कुछ और डेफिनेशन नहीं बोलेंगे। while electrons revolve outside the nucleus in different orbits। हिंदी वाले लिख लिए हैं? हिंदी वाले लिख लीजिए। एटम के केंद्र में नाभिक पाया जाता है। यहां पर न्यूक्लियस को नाभिक बोलते हैं, ठीक है? और बायोलॉजी में क्या कहते थे? केंद्रक। हाँ, तो यहां नाभिक कहते हैं। एटम के केंद्र में नाभिक पाया जाता है तथा इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षों में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षों में चक्कर लगाते हैं। हो गया? अब देखिए, यह मान लो कोई परमाणु है, तो डाल्टन के अनुसार परमाणु का आकार जो होगा वह कैसा होगा? राउंड शेप होगा ना। अब यहां पर यह क्या हो गया? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में कौन कौन से चार्ज? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होगा वह सब क्या करेगा? बाहर के ऑर्बिट में घूमता रहेगा। बेचारा यहां पर ही घूम रहा है लगातार। ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाहर की कक्षा में घूम रहे हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चुपचाप पलथी मार के कहाँ बैठा हुआ है? न्यूक्लियस में बैठा हुआ है। आई बात समझ में? तो यही इलेक्ट्रॉन आपने लिख लिया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर रहेगा? न्यूक्लियस में। तो एक पॉइंट लिखिएगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। Proton and neutron are called nucleons because they found in nucleus। हिंदी वाले लोग लिखेंगे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्योंकि ये नाभिक में पाए जाते हैं। तो इसके लिए स्पेशल शब्द यूज किया गया है, क्या? न्यूक्लियॉन। क्लियर है? अब ध्यान दोगे, देखो ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का अगर पूछे साइज जो होता है वह क्या होता है, तो यहां देखिए न्यूक्लियस का ये जो रेडियस है इसको किस में मेजर किया जाता है? फर्मी में। फर्मी में नहीं करते हैं जी, किस में मेजर किया जाता है? फर्मी में, ठीक है? और यह पूरा का पूरा एक एटम है, परमाणु है। तब परमाणु का जो रेडियस होगा वो पूरा का पूरा किस में मेजर किया जाता है? एंगस्ट्रम में। किस में मेजर करते हैं? एंगस्ट्रम में। ये लिखवा रहे हैं, घबराइए मत। न्यूक्लियस का रेडियस किस में? फर्मी में। तो ये जो है एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻⁻⁻
15 के। तो न्यूक्लियस जो है उसका रेडियस फर्मी में मापते हैं और एक फर्मी बराबर 10 के पावर माइनस 15 मीटर, ठीक है। और न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो किस में मेजर किया जाता है, एंगस्ट्रम में, ठीक है, एंगस्ट्रम में मेजर किया जाता है। और एक एंगस्ट्रम जो होता है यह बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। क्लियर है। तो यदि हम कहें कि एक एटम अपने न्यूक्लियस से कितना अधिक गुना बड़ा है तो क्या कहिएगा, 1 लाख अधिक गुना बड़ा होता है। या फिर दूसरी भाषा में यह भी कह सकते हैं कि एक नाभिक अपने परमाणु से 1 लाख गुना छोटा होता है। बात समझ में आई। चलिए लिखिएगा अगला पॉइंट, द रेडियस ऑफ एन एटम, द रेडियस ऑफ एन एटम is measured in angstrom, और ये लिख लीजिएगा 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। हो गया। हिंदी वाले लोग लिख लीजिए, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रम में मापी जाती है, एंगस्ट्रम में मापी जाती है। और एक एंगस्ट्रम का मान लिख लीजिएगा 10 का पावर माइनस 10 मीटर। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, मेजर्ड इन फर्मी, FERMI, मेजर्ड इन फर्मी। हिंदी वाले लोग लिखेंगे नाभिक की त्रिज्या फर्मी में मापी जाती है, फर्मी में मापी जाती है। और लिख लीजिएगा एक फर्मी बराबर 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। एक फर्मी बराबर 10 के पावर माइनस 15 मीटर। हो गया। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, एन एटम इज 1 लाख टाइम्स, एन एटम इज 1 लाख टाइम्स, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 10 के पावर 5, एन एटम इज 1 लाख टाइम्स लार्जर देन देयर न्यूक्लियस, लार्जर देन देयर न्यूक्लियस। हिंदी वाले लोग लिखेंगे एक परमाणु अपने नाभिक से 1 लाख गुना, 1 लाख गुना, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 10 के पावर 5 बड़ा होता है, ठीक है। तो ये बेसिक था इसका। अब एटॉमिक मॉडल्स जो है वह हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। क्लियर है। आज इतना ही।